नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय 4 कृषि। ये क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कृषि, जिसे हम लोग इंग्लिश में एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और ये जो कृषि शब्द है ये लैटिन शब्द एगर या एग्री से आया है, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का मतलब होता है कृषि करना। अर्थात मृदा के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे हम लोग एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ में ले सकते हैं। वहीं कुछ और शब्दों का जो है इसमें प्रयोग करके जो है बातें की गई हैं। पहला है एग्री, और कल्चर से बनाकर एग्रीकल्चर, यानी मृदा की जुताई करके फसल उगाते हैं और उसके साथ साथ अगर पशुपालन भी करते हैं तो ये एग्रीकल्चर का जो वृहद संकल्पना है वो इसके द्वारा प्रयुक्त की गई है। वहीं सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीड़ों का अगर हम लोग वाणिज्यिक पालन करते हैं तो वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आएगा। पीसी कल्चर जो होता है ये मत्स्य पालन के अंतर्गत आएगा, जो मछली पालते हैं वो। वीटी कल्चर के अंतर्गत जो है अंगूर की जो खेती की जाती है वाणिज्यिक तौर पर, वो वीटी कल्चर में आ जाएगा। वहीं हॉर्टिकल्चर जो है ये उद्यान कृषि के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, जिसमें बहुत से जो है रोपण विधि से जो भी चीज़ें होती हैं, फल साग सब्जी उपजाना जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं आर्थिक क्रियाओं को। आर्थिक क्रियाएं जो है मुख्यतः तीन के रूप में जो है हमें व्यक्त की गई हैं। पहला है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। ये जो होती हैं प्रकृति के द्वारा जो है अगर हम डायरेक्ट निकर्षण करते हैं तो वो हमारा जो होता है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जैसे कि कृषि, मत्स्यन या संग्रहण, ये सभी जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। वहीं द्वितीयक जो होते हैं, ये सभी जो भी प्राकृतिक चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं इन सभी का अगर प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो द्वितीयक के अंतर्गत आता है। जैसे इस्पात का निर्माण करना, कपड़े बुनना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तृतीयक के अंतर्गत जो है इन दो चीज़ों को जब हमने बनाया तो मार्केट तक जो पहुंचाने के लिए हमने व्यवस्था की है, यातायात या बैंकिंग या बीमा, ये सभी जो चीज़ें हैं तृतीयक के अंतर्गत आती हैं। कृषिगत भूमि का तात्पर्य होता है जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। कृषि तंत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये बीज, उर्वरक और मशीनरी, जो श्रमिक, ये सभी जो है कृषि तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसे हम लोग कुछ बुक में जो है फिगर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कृषिगत भूमि जो है अगर हम पूरे विश्व में अगर ग्लोब पर देखें तो ये जो ग्रीन कलर से जितनी भी जो स्थानों को निरूपित किया गया है वो सभी जो है कृषिगत भूमि के अंतर्गत आ जाते हैं, जहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा और यहाँ वही चीज़ को जो है बताया गया है। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति के अंतर्गत अगर हम देखें तो तीन जो चीज़ें हैं, एक तो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, प्रक्रम यानी प्रोसेस है, और निर्गत यानी जो आउटपुट है। तो निवेश अगर हम जो भी चीज़ करेंगे, निवेश किस रूप में कर सकते हैं, मशीनों के रूप में कर सकते हैं, बीज के रूप में करते हैं, और या रसायन जो या कीट जो भी कीड़कनाशी या पीड़कनाशी जो होता है वो सभी जो होता है हमारा निवेश होता है। इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन इन्वेस्टमेंट को जो है हम लोग खेतों में डालते भी हैं, जुताई के माध्यम से, बुआई के माध्यम से या छिड़काव करके। तो ये प्रक्रियाएं करने के बाद जो हमें फसल मिलती है वो हमारा आउटपुट होता है, और इससे बेचकर जो हमें पैसे मिलते हैं वो भी जो है एक निर्गत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। भौतिक निवेश क्या होता है? तो भौतिक में जो हमारे पर्यावरण की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान, जो भौतिक जो चीज़ें हैं पर्यावरण की। वहीं अगर हम मानवीय निवेश में देखते हैं तो इसमें होता है भंडारण करते हैं, या श्रम जो होता है मानव का, या जो मशीनरी होती है, या जो रसायन होते हैं, ये सभी मानवीय निवेश के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें होती है। अब हम लोग कृषि के प्रकार जो हैं वो देख लेते हैं। कृषि के प्रकार को जो है इसके जो भी चीज़ें होती हैं, जो प्रौद्योगिकी हमने उपयोग किया है या जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसके आधार पर दो प्रक्रिया की जाती है। इसमें पहला है निर्वाह कृषि, ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, और दूसरा वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं, जिसे कि कमर्शियल क्रॉपिंग या कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। जो हमारा निर्वाह कृषि होता है इसमें भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है गहन निर्वाह और दूसरा होता है आदिम निर्वाह। गहन निर्वाह का जो तात्पर्य होता है, इसमें छोटे से जो भूखंड होते हैं उसमें जो मशीनों के प्रयोग से और बहुत अधिक अगर श्रम लगाया जाता है तो उसमें हम छोटे से भूमि से बहुत अधिक जो है आउटपुट लेते हैं, तो वो गहन निर्वाह होता है। ठीक है, इंटेंसिव जो होता है सब्सिस्टेंस के अंतर्गत देख सकते हैं। और आदिम निर्वाह क्या होता है? स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण जो भी होता है हमारा, अगर नोमैडिक जो होता है हम लोग वो करते हैं, या फिर जो एक जगह से दूसरे जगह जो है स्थान परिवर्तन करके जो कृषि करते हैं, जो पहले हम आदि मानव के समय में करते थे, या अभी भी जो है कुछ आदिवासियाँ इसका प्रयोग करते हैं। वहीं वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत देखें तो जो इसमें तीन प्रकार होते हैं कि वाणिज्यिक तौर पर जो भी कृषि के कार्य किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक कृषि में जो है अनाज के लिए कर सकते हैं, तो जो हम लोग मान लें कि फसलों के लिए, जैसे गेहूं के लिए हमने बहुत अधिक खेतों में उपजाया, एक खेत से हमने बहुत अधिक प्राप्त किया, या जो चावल हमने उपजाया, या दाल, या कोई भी इस प्रकार के जो अनाज होते हैं वो वाणिज्यिक अनाज के कृषि के अंतर्गत आते हैं। वहीं मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो है अगर हमने भोजन के लिए जो है चावल या गेहूँ कुछ भी उपजाया, उसके साथ साथ जो है चारे जो पशु होते हैं उनके लिए, और यदि हम पशुपालन भी करते हैं तो ये सभी जो है मिश्रित यानी मिक्स्ड क्रॉप जो एग्रीकल्चर होता है उसके अंतर्गत आ जाता है। वहीं रोपण कृषि की बात करें तो ये प्लांटेशन के तहत होता है, जिसमें कि जो हम लोग नकदी फसलों को प्रायः बोते हैं, और ताकि जो हमें बाजार में आसानी से उसके बदले में मूल्य मिल सके, जैसे कि जो होता है चाय हो सकता है, कहुआ हो सकता है, रबड़ या काजू, इस प्रकार की जो भी फसलें होती हैं, या तंबाकू भी होता है। तो इसमें हम कुछ मुख्य फसलों को देख लेते हैं कि उनकी स्थिति के बारे में। जैसे कि चावल जो होता है ये उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जो है उपजाया जाता है सामान्यतः, और ये जो होता है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल का जो होता है ये हम लोग बरसात के समय में जो है
बोते हैं और अक्टूबर-नवंबर तक जो है इसे काट लेते हैं। और इसके लिए जो है तापमान उच्च होना चाहिए और आर्द्रता भी बहुत अधिक होनी चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि देखते हैं जो भारत में प्रायः जिस प्रकार से कृषि की जाती है, उसके लिए वर्षा उसके जो बोने के समय जो होता है कम से कम 1 फीट कह सकते हैं उतना पानी होनी चाहिए, ठीक है? और इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो पानी को सोख कर रखे, तो इसके लिए चीका युक्त जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, इन सब जगहों पे जो है चावल बहुतायत पाए जाते हैं और मीन्स इनकी खेती बहुत अधिक होती है इन जगहों पे। वहीं देखें अगर हम गेहूँ की, तो गेहूँ जो है हमें अपेक्षा जो है अगर चावल की बात करें तो इसमें जो तापमान कम होता है और वर्षा जो है वो भी कम होनी चाहिए, उसमें भी हो सकती है थोड़ी बहुत सिंचाई करके, और जब हम काटते हैं तो उस समय जो है तेज़ धूप होनी चाहिए। वहीं बात करें मृदा की, तो ये दोमट मृदा जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। और इसमें अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, इन सब जगहों पर जो है गेहूँ की खेती बहुत अच्छे तरह से की जाती है। मिलेट जो आजकल हम लोग देख ही रहे हैं, मिलेट वर्ष भी चल रहा है, तो ये मोटे अनाज का जो है होता है, जिसमें कि हम लोग बलुई मृदा में इसकी जो है अच्छी खेती हो सकती है और कम वर्षा जो है उसमें भी जो है सिंचाई के द्वारा थोड़ी बहुत वर्षा, और यहाँ पे उच्च या मध्यम तापमान हो सकता है। और अगर हम मिलेट में जो अगर हम देखें कि कौन कौन से अनाज शामिल हैं, तो ये ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा, ये सब जो है मिलेट के अंतर्गत शामिल होते हैं। और मिलेट के जो है देखें तो भारत, नाइजीरिया, चीन, ये सभी यहाँ पे उत्पादक देश के रूप में शामिल हैं। मक्का जो होता है ये मुख्यतः माना जाता है कि ये खरीफ फसल है, लेकिन कहीं कहीं जो है रबी फसल के रूप में भी जो है इसकी बुआई की जाती है। और इसके लिए जो है मध्यम तापमान, वर्षा भी जो है कम होनी चाहिए और सुअपवाहित मृदा जो है उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और भारत, उत्तर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, इन सब जो क्षेत्र में मक्का का उत्पादन बहुतायत होता है। कपास की बात करें तो यहाँ पे उच्च तापमान होना चाहिए, वर्षा हल्की होनी चाहिए, 200 से 210 दिन जो है पाला रहित होना चाहिए, और काली जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। और देखें कि कपास किन क्षेत्रों में होता है, तो ये चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, मिस्र। वहीं पटसन की बात करें तो पटसन जो है हम लोग इसे सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, और इसके लिए जो है जलोढ़ मृदा, यहाँ पे उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु जो है इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे कि भारत और बांग्लादेश जो है पटसन का एक क्षेत्र माना जाता है। कॉफ़ी जो है ये गर्म और आर्द्र जलवायु में जो होती है, और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, पर्वतीय ढाल होनी चाहिए। कोलंबिया, भारत और ब्राज़ील, ये सभी इनके क्षेत्र होते हैं। चाय जो है ये ठंडी जलवायु, उच्च वर्षा और दोमट मृदा, और यहाँ पे जो ढाल है ये मंद होनी चाहिए, क्योंकि चाय की जो अक्सर खेती की जाती है वो पहाड़ी जो ढलानी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ही की जाती है। और श्रमिक प्रधान है, क्योंकि चाय की पत्तियाँ जो हैं वो अक्सर जो उन क्षेत्रों में महिलाएँ रहती हैं वहीं इसका कलिका को तोड़ती वगैरह हैं, और ये जो है भारत और श्रीलंका में बहुत अधिक जो है खेती की जाती है इसकी। यहाँ पे एक और है कि भारत और यूएसए की जो फार्म की बात की गई है, जिसमें भारत और यूएस में किस प्रकार जो है फार्म में खेती की जाती है। जहाँ अगर हम भारत में देखें तो 1.5 हेक्टेयर की भूमि होती है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है लगभग 250 हेक्टेयर में जो है खेती की जाती है। और भारत के किसान जो होते हैं छोटे और गरीब होते हैं, क्योंकि जो हमारी भूमि का जो हिस्सा होता है वो बहुत छोटा होता है। वहीं अगर अमेरिका सब में देखें तो वहाँ पर जो भूमि का टुकड़ा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जो हमारे जो भारत के किसान होते हैं वो जो पारंपरिक विधि होता है उसके द्वारा कृषि करते हैं। वहीं अमेरिका वगैरह में जो है वैज्ञानिक विधि से कृषि की जाती है। जो हमारे औजार होते हैं जो कृषि में प्रयुक्त होते हैं वो सामान्यतः वो लगभग वही हल, कुदाल, या ज़्यादा से ज़्यादा हमने अभी तक जो है ट्रैक्टर और ये सब के माध्यम से जो है खेती करते हैं। वहीं वहाँ पर जो है अमेरिका में खेती के लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन से बीज का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि उतने बड़े क्षेत्र में जो है कृषि करने के लिए उतना मानव संसाधन प्रयुक्त नहीं होता है, और 1-2 दिन में काम को अधिक कुशलता से निपटान के लिए उन सब चीज़ों की जो है व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम भारत में देखें तो कृषि के साथ साथ पशुपालन वगैरह की भी जो है की जाती है, जिसमें कि कुछ गाय, भैंस या कुक्कुट पालन, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, वो भी बहुत छोटे से स्केल में करते हैं। और अगर हम बात करें कि भारत में जो बैंकिंग की सुविधा है वो कुछ एक किसानों के पास है, और ज़्यादातर जो है वो सभी जो है जो दूसरे जैसे कि जो लोग होते हैं दूसरे से ऋण वगैरह लेकर जो है काम करते हैं, और थोड़ी बहुत जो है कृषि सहकारी समितियों के द्वारा जो है इनको लोन मिलता है। वहीं अमेरिका में देखें तो वहाँ पर एक कृषि के लिए या इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनको बहुत सरकार के द्वारा कम समय में और बहुत अधिक मतलब फ़ायदे वाले जो होते हैं वो बीज और औजार वगैरह मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि भंडारण वगैरह की जो सुविधा होती है भारत में उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, इसलिए जो वेस्टेज होता है यानी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे यहाँ। वहीं अगर देखें अमेरिका वगैरह में तो वहाँ पे पोस्ट हार्वेस्टिंग वगैरह जो है जो उनके फार्म होते हैं वहीं पर उनकी पैकेजिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, तो उनको जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो नुकसान होता है वो बहुत कम होता है। तो ये जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।